नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली इकाई में संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया, अब हम थोड़ा सा व्यवहारिक स्तर पर देखना चाहेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे अपनाई गई है। जैसा कि हम दूसरे किसी उदाहरण को न लेते हुए हम भारत के उदाहरण को लेते हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को अपने देश के लिए अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली को अपने देश के लिए अपनाने के पीछे व्यवहारिक कारण था। सबसे प्रमुख कारण ये था कि इसके पहले हम जिन अधिनियमों से, खासतौर से 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम से शासित हो रहे थे, वह कहीं न कहीं संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप ही था। इस प्रकार हम संसदीय शासन प्रणाली से पूर्व परिचित थे, इसलिए यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। कुछ अन्य कारण भी थे। यहाँ पर हम मुख्य रूप से चर्चा करना चाहेंगे, जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में हमने पिछली चर्चा में दो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की थी। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में भेद, और दूसरी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध पर हमने पिछली इकाई में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे भारत में कहा जाता है, उसको संविधान द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों की विवेचना करेंगे। नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पूर्व भी हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। यहाँ पुनः हम एक बार नाम मात्र की कार्यपालिका के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य यह है कि यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन उन समस्त कार्यों को, उन समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं न करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य परिषद करती है। लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे, और आप ये देख पाएंगे कि समय और परिस्थितियों के अनुरूप आपातकालीन उपबंधों के प्रयोग में किस तरीके से परिवर्तन आया है और किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन उपबंधों का समावेश किया था, तथा साथ ही इन उपबंधों का किन समयों में और किन कारकों से प्रभावित होकर के सत्ताधारी दल ने इनका सदुपयोग या दुरुपयोग किया है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत प्राप्त है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन शक्ति का अध्ययन करेंगे। 352 के तहत जो आपातकालीन शक्ति है उसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। इस अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, या देश का शासन राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का हम और एक तथ्य को स्पष्ट करना चाहेंगे कि मूल संविधान में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। लेकिन 1975 के दुखद अनुभव लोकतांत्रिक प्रणाली में 1975 में आपातकाल के दुखद अनुभव के फलस्वरूप, जिसमें कि श्रीमती गांधी की सरकार में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उसने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का समावेश किया। यहाँ पर एक तथ्य का और उद्घाटन करना नितांत आवश्यक हो जाता है कि इसके पहले 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व, जैसा कि हमने आपको बताया, आंतरिक अशांति, जिसके द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रावधान किया गया। साथ ही ये भी किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही करेंगे। इसके पूर्व जो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकालीन घोषणा की गई थी, वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही की गई थी। यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख हम करना चाहेंगे कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है
तो वर्तमान उपबंधों के अनुरूप 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति उसे अनिवार्य होती है। यदि लोकसभा विघटित है तो 1 माह के अंदर राज्यसभा के द्वारा इस आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति आवश्यक होती है और नव लोकसभा के गठन के साथ ही 6 माह के अंदर इस आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसी के साथ हम देखते हैं आपातकालीन घोषणा के प्रभाव भी बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब आपातकालीन घोषणा होती है तो राज्य का शासन केंद्र के अधीन हो जाता है। राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्देशों के अनुरूप राज्य का शासन संचालित होने लगता है। यहाँ इस बात को और भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य का शासन केंद्र के अधीन तो हो जाता है, लेकिन न तो राज्य की विधानसभा विकसित होती है न राज्य की कार्यपालिका विकसित होती है। जैसा कि हम आपको आगे अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की स्थिति में होता है, इस बात का विवेचन हम आगे करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों के उपभोग, मौलिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में भी यह आपातकाल निश्चित रूप से एक विशेष प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः विलंबित हो जाता है, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त है, वह अधिकार आपातकाल की घोषणा के दौरान भी स्वतः ही संचालित होता रहता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि अभी तक भारतीय शासन प्रणाली में आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम 1962 में चीनी आक्रमण के समय घोषित की गई। उसके बाद आपातकाल की घोषणा पाकिस्तानी हमले के तहत की गई 1971 में। उसके बाद फिर 1975 में की गई। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल के तहत हमने जैसा कि दूसरा बताया संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 के तहत घोषित की जाती है। इस अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को स्वयं यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप संचालित किया जाना संभव नहीं है, या राज्यपाल राष्ट्रपति को इस आशय का प्रतिवेदन भेजता है, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करता है। साथ ही यदि यह भी होता है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन राज्य सरकार नहीं करती है, जैसा कि 365 में उपबंधित है, तो भी राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा किए जाने का मतलब यह नहीं है कि उस राज्य की विधानसभा विघटित हो गई या उस राज्य की मंत्रिपरिषद विघटित हो गई। मुख्य चीज यह है कि उस राज्य की शासन प्रणाली पर केंद्र अभिभावी हो जाता है, केंद्र प्रभावी हो जाता है। यहाँ अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं तो यहाँ जैसा कि हमने बताया पूर्व में 352 में लागू घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करने के उपरांत 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। यदि लोकसभा विघटित है तो लोकसभा के नवगठित लोकसभा के अस्तित्व में आने के बाद अतिशीघ्र उसके द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है कि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणाएं आज तक जितनी बार हुई है वह संविधान में उपबंध करने का मतलब ये था कि हो सकता है कि किन्हीं कारणवश, क्षेत्रीय कारणवश या किन्हीं अन्य कारणों से राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव न हो, तो अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति से निजात दिलाने के लिए संघ सरकार राज्य के शासन को पुनः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाने के लिए वो एक संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। लेकिन प्राय ये देखा गया, खास तौर से एक दलीय प्रभुत्व के दौरान ये देखा गया कि अनुच्छेद 356 का प्राय दुरुपयोग किया गया। अनुच्छेद 356 का प्राय दुरुपयोग किया गया। यद्यपि इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में ही किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी के समय और खास तौर से इंदिरा गांधी के समय और उसके बाद जनता पार्टी के समय दोनों सरकारों ने एक दूसरे के नौ सरकारों का विघटन करके निश्चित रूप से अपने दलीय हितों के कारण 356 का दुरुपयोग किया।
लेकिन जैसा कि हमें आज के दिनों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, गठबंधन सरकार के दौर में जब खासतौर से 1989 के बाद ऐसा बहुत कम देखने को आया है कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की संभावनाएं बनी हो। क्यों ऐसा? इसलिए कि अनुच्छेद 356 जिन राज्य में लागू किया जा रहा है, आज गठबंधन सरकार के दौर में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि संबंध केंद्र की सरकार या संघ की सरकार में राज्यों की भी भागीदारी है। इसलिए राज्य अपने एक तरफ राज्य की सरकार उनके हाथ में है तो दूसरी तरफ संघीय सरकार में उनकी भागीदारी है। इसलिए 356 की दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ही गौर हो गई हैं। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है, एक बार एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का विवेचित करना यहाँ आवश्यक है कि बिहार में 356 के लागू करने का प्रयास एक बार संघीय सरकार ने किया। निश्चित रूप से राज्यसभा का समर्थन न प्राप्त होने की स्थिति में उसने 356 के प्रयोग के प्रस्ताव को वापस ले लिया। यहाँ पर अभी तक यदि हम देखते हैं तो 100 से अधिक अवसरों पर 356 का प्रयोग भारत में किया गया है, जिसमें अधिकतर अवसरों पर इसका प्रयोग अपने दलीय हितों की पूर्ति के लिए किया गया है, न कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। इसके साथ ही साथ यदि हम राष्ट्रीय आपात के तीसरे उपबंध को देखते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 360 में ये उपबंध किया गया है, यदि राष्ट्रपति को ये आभास होता है, राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि राष्ट्र की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ भी वही प्रावधान लागू होते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ ही 2 माह के अंदर उसे संसद की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा यह उद्घोषणा स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगी। यहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है कि वित्तीय आपातकाल को लागू करने के बाद कुछ विशेष प्रभाव परिलक्षित होते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान, जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कुछ पदाधिकारियों के संबंध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उनके पदावधि के दौरान, उनके पद धारण करने के दौरान उनके वेतन आदि में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल को लागू करने के दौरान उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। साथ ही राज्य के वित्तीय प्रावधानों को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। राज्य के बजट पर भी संसद का नियंत्रण होता है। साथ ही राज्य कोई भी वित्तीय विधान करने का प्रयत्न करता है तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इस कारण हम देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थितियों से निपटने के लिए कार्यपालिका के प्रमुख को, जैसा कि दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कार्यपालिका के प्रमुख को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। उसी प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जो कि देश के विभाजन की विभीषिका को देख चुके थे, साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती भी उनके सामने थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती भी उनके सामने थी, और साथ ही यहाँ की बहुसांस्कृतिक सामाजिक विरासत भी सामने थी, जो कि प्रायः ये देखने में आता है विघटनकारी प्रवृत्तियां भी जिनके कारण सक्रिय होती दिखाई दे रही थी। इसलिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश की कार्यपालिका के प्रमुख को इस तरह के आपातकालीन शक्तियों का प्रदान किया जाना नितांत स्वाभाविक था। कभी ये आलोचना भी की जाती है कि इस तरह की शक्तियां, इस तरह के उपबंध संघात्मक मानदंडों के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है, संघात्मक मानदंड की शुद्धता बनाए रखना भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य नहीं था। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसे शासन प्रणाली का या एक ऐसे विधान संरचना का उपबंध करना था कि जो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का काम करे तथा देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों को भी हतोत्साहित करने का काम करे। साथ ही यहाँ इस बात को भी स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है कि ये उपबंध संक्रमणकालीन उपबंध है, न कि अस्थायी उपबंध है। जैसे ही इस तरह की संकट की स्थितियों से उबर जाता है देश, इस तरह की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, और साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधि सदन और राज्य सदन के द्वारा इसकी स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसलिए इसके अस्थायी रूप से लागू होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए
इसलिए इस प्रकार की आलोचनाएं नितांत निर्मूल आलोचनाएं हैं। यद्यपि इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ है, लेकिन गठबंधन सरकार के दौर में इस प्रकार के दुरुपयोग की संभावना भी समाप्त हो गई है और यह उपबंध राष्ट्र की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाला उपबंध है, राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहित करने वाला उपबंध है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली और देश को मजबूती देने के उद्देश्य से उपबंधित किए जाने वाला उपबंध है। नितांत आवश्यक और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला उपबंध है। धन्यवाद।